Hello everyone, welcome to EduFun Day. I'm your mentor for the chemistry and today we are going to learn about the isomerism. So we are talking about organic chemistry and its basic principle and technique, and in that chapter we are going to talk about isomerism and its classification. So what is isomerism? Isomerism क्या होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. So you can say that the compounds which are having same molecular formula but differ in the structure, they are isomers. और आइसोमर के क्लासिफिकेशन में क्या आता है, कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं? ये बेसिकली मेनली जनरल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं. ठीक है, तो एक मेरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म. और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में वेरियस टाइप्स होते हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे डिटेल में. अभी देख लेते हैं इनका मेन क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज चेन आइसोमरिज्म, देन सेकंड इज पोजिशन आइसोमरिज्म, देन फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, देन टॉटोमरिज्म. And for stereoisomerism we have conformational isomerism and configurationally classified isomerism, which are geometrical and my optical. और further geometrical are classified into cis and trans isomerism. तो हम ये पूरे चीजें डिटेल में देखेंगे. अभी हमने जान लिया आइसोमर्स क्या होते हैं और उसके मेनली टाइप्स क्या होते हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन देखेंगे. ये cis और ट्रांस हो गया. तो हम पहले आते हैं मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में चेन आइसोमरिज्म. सो चेन आइसोमरिज्म इज व्हाट? इट इज अ कंपाउंड having same molecular formula but differ in the nature of the carbon chain are known as chain isomers. Okay, the phenomena is known as chain isomerism. मतलब क्या है कि कार्बन लगा है, ठीक है, they are not talking about functional group or something else. It is basically the carbon. chain isomerism में chain एक straight है और मान लीजिए वो अभी 1 2 3 4 5 है, उसके बाद वापस से अगर ऐसा बन गया तो आई कैन से दिस इज माई चेन आइसोमरिज्म. इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. लेट्स सी फॉर एग्जांपल C4H10, ये इसका एक स्ट्रेट वाला चेन जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जो रहता है एन ब्यूटेन बोलते हैं. और अगर मान लीजिए ये ब्रांच आ गया, ऐसा सेकेंडरी कार्बन आ गया यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन. So butane and isobutane are the example of chain isomerism. They have having same molecular formula but they having different structure. अभी हम देखेंगे C4H8O. ये molecular formula है, ठीक है. ये मेरा अल्डिहाइड ग्रुप है, एंड में आया है. और देखिए ब्यूटेनल इसको बोलेंगे, 4 कार्बन है. और अगर ये 3 कार्बन अगर ब्रांच आ गए, मान लीजिए ऐसा आ गया, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस कार्बन के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, ठीक है, इसके चेन स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है. सो इट विल बी कॉल्ड एज अ 2-methyl प्रोपेनॉल. ठीक है, ये मेरा सब्स्टिट्यूट हो गया. देन वील टॉक अबाउट पोजिशनल आइसोमरिज्म. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट और मल्टीपल बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज पोजिशन आइसोमरिज्म. द फिनोमिना नोन एज position isomer. So basic difference between chain and position isomerism. In chain isomerism we talk about the position of the carbons, okay, but यहाँ पे हम we talk about multiple bond which is acting as a functional group here, or functional group itself or the substituent itself. Okay, so for example C4H8 अगेन आ गया, यहाँ पे 1 ब्यूटीन आ गया ये, ठीक है. यहाँ पे डबल बॉन्ड मेरा क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप. अगर ये अंदर जाता है, इधर जाता है या इधर जाता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है तो हम कह सकते हैं कि इट विल फॉर्म पोजिशनल आइसोमरिज्म. फॉर एग्जांपल ये फॉर्म 2 ब्यूटीन. अभी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट जस्ट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो वी कैन से दे आर पोजिशनल आइसोमरिज्म. देन अगेन वन एग्जांपल देखिए, CHO और CH3 है, ये विथ रिस्पेक्ट टू CHO के विथ रिस्पेक्ट टू ये मेटा पोजिशन में, ऑर्थो पोजिशन में सॉरी, तो इसका नाम क्या हुआ? 2-methyl बेंजल्डिहाइड और इसका कॉमन नेम है O टॉल्डेहाइड, ठीक है. और यही अगर CH3 मिथाइल ग्रुप मेरा मेटा पोजिशन में गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहा है, बस यहाँ पे पोजिशन चेंज हो गई. सो पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट चेंज हुई या कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुआ, नॉट द फंक्शनल ग्रुप, द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पोजीशन. और मेरा कोई डबल बॉन्ड चेंज या ट्रिपल बॉन्ड था तो वो अगर चेंज हुआ उसका पोजीशन, तो देन इट फॉर्म्स पोजीशन आइसोमेरिज्म. सो इट्स नेम विल बी 2-3-methyl बेंजल्डिहाइड और मेटा M for मेटाटॉल्डिहाइड.
ठीक है। सो अगेन वन एग्जांपल विल सी हियर, पैरा पोजीशन में अगर मिथाइल चला गया तो ये भी एक उसका ही पोजीशन आइसोमेरिज्म है। सो ये कंपाउंड मेरे कितने 3 पोजीशन आइसोमेरिज्म दे रहे। अगर ये यहाँ पे आया तो इट विल बी सेम ऐसा होगा, और यहाँ पे आया तो ऐसे ही होगा, तो ये 3 पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। Then we'll talk about the functional isomerism. Functional isomerism are very important isomerism. They are nothing but differ in the nature of the functional group itself. मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। मान लीजिए अल्कोहल हो तो वो मेरा कीटोन हो गया, ठीक है, या मेरा अल्डिहाइड हो गया, वैसे टाइप का। सो यू कैन दीज आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमेना विल नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो एग्जांपल से हमें समझेगा। लेट्स टॉक अबाउट C3H6O, दैट इज अभी असाइक्लिक आइसोमर्स में हम बात करेंगे पहले, तो मतलब चेन वाले इसमें। तो देखिए ये है मेरा प्रोपेनॉल, अल्कोहल है, सॉरी अल्डिहाइड है, तीन कार्बन वाला। अभी ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, 1 2 3 कार्बन्स, देन H6O, ओके। बट इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपेनॉल, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है अगर मैंने ये ऑक्सीजन का जो अल्डिहाइड है COO, ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया। मान लिए ये मैंने C++OH था ये, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने कीटोन बना दिया, ठीक है। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी क्या आ रहा है, C3H6O, बट एक है मेरा प्रोपेनॉल, यहाँ पे मेरा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सो दिस फंक्शनल ग्रुप डिफर्स, तो तब हमें मिलेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेट्स से टॉक अबाउट अगेन वन कंपाउंड हियर, प्रोप 2 in 1 all, ओके, डबल बॉन्ड, तो 2 in और 1 all, ठीक है। सो इसका मैंने देखिए यहाँ पे अल्कोहल था, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, इपॉक्सी ग्रुप आ गया, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए 1 2 3 कार्बन है, देन मेरा हाइड्रोजन 2 3 और ये 6 H6 और O, ठीक है। ये उसी का ही आया। देखिए यहाँ पे हमने जो देखा था C3H6O, तो एक ये प्रोपेनॉल हो गया, एक दूसरा प्रोपेनॉन हो गया, कीटोन ग्रुप आ गया, तीसरा मेरा ग्रुप आ गया ऑल अल्कोहल वाला, और चौथा मेरा ग्रुप आ गया मिथॉक्सी ग्रुप। तो एक ही C4H6O ये कितने 4 फंक्शनल आइसोमर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो in case of functional isomer the functional group itself changes, okay, not the molecular formula। अभी हम देखेंगे साइक्लिक आइसोमर्स में। देखिए ये मेरा ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीटेन बोलते हैं इसको, या इसको इपॉक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इपॉक्सी ग्रुप है 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन, और ये 2 2 6 H6, ये भी इसका ही आइसोमर हो गया, ठीक है। मतलब ये साइक्लिक भी आइसोमर दिखाएगा अगर, तो इसका दिखाएगा। तो 4+1 और एक बढ़ा लिया हमने। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये मेरा साइक्लिक आइसोमर आ गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट एक हमने जोड़ दिया मिथाइल, ठीक है। तो इसका भी अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो 1 2 3 C3 3 2 2 कितना H6 और ये ऑक्सीजन, ये भी मेरा क्या होगा, इसका ही फंक्शनल आइसोमर हो गया, फंक्शनल आइसोमर। मतलब इसका नेम क्या आया 2 मिथाइल, हम बोल सकते हैं इसका भी नेम आया 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। तो मेरे पहले 4 थे साइक्लिक वाले, सॉरी असाइक्लिक वाले, फिर ये +1 2 साइक्लिक के आ गए, इसका नाम 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो टोटल मेरे आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कितने हो गए, ये हो गए 6, और एक आ गया 7वां, इसमें देखिए HOH, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा इन केस ऑफ साइक्लिक आइसोमर, साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये मेरा +1 और एक बन गया 7, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। तो देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा, C3H6O इसके खुद के कितने फंक्शनल ग्रुप इसने बनाए, इपॉक्सी बनाया, देन इसने अल्डिहाइड बनाया, देन इसने प्रोपेनॉल बनाया, अल्कोहल बनाया, ठीक है। तो
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसने दिखा दिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम फंक्शनल आइसोमर। तो हम बोल सकते हैं कि C3H6O के 7 फंक्शनल आइसोमरिज्म यहाँ पे हमको मिले। अभी हम देखेंगे मेटामरिज्म। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज द मेटामर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामरिज्म। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इसीलिए तो हम इसको आइसोमर बोलेंगे, बट डिफरेंस क्या है? द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सेम ओनली द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंजेस। अल्काइल ग्रुप का नेचर इट गेट्स चेंज। सो एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव C4H10O, ठीक है। तो पहला हमने ले लिया ये इपॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इपॉक्सी। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ऑक्सीजन इधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। या मान लीजिए इधर आएगा तो सेम ही बात हो गई। इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी इथेन, और इसका इथॉक्सी इथेन। क्यों? यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या था? इथॉक्सी, यहाँ पे क्या है? मिथॉक्सी। ओके, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H10O, बट द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड, C4H10O। तो इसको बोलेंगे मेटामरिज्म। और एक एग्जांपल लेते हैं, C5H10O, ये मेरा कीटोन बन गया पेंटेन 3 ओन के, एंड इसका अगर आप देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप था, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन ही आएगा इधर ऊपर, बस इसने क्या किया? इसका पोजीशन चेंज किया। तो फंक्शनल ग्रुप मेरा सेम रहा, बस मेरा पहले इधर इथॉक्सी आप बोल सकते हैं इथाइल था, अभी ये मिथाइल हो गया, ठीक है। तो पेंटेन 2 1, ठीक है, और ये पेंटेन 3 1। अभी कंपाउंड्स हैविंग, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही मेटामरिज्म हमें दिखाएंगे, क्योंकि इनका पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं इन अल्काइल ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। तो कीटोन वाले, एसिड, एसीटेट, देन माय इपॉक्सी वाले, ये जो ग्रुप है, मतलब जब कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे तब हम बोल सकते हैं कि इनका पोजीशन इन चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि इसका अल्काइल अटैच टू द कंपाउंड, द पोजीशन कैन बी चेंज। सो ये जो फंक्शनल ग्रुप है मेरे, कीटोन, अल्डिहाइड, एसिड, एसीटेट वाले, इपॉक्सी वाले, ये जब दिखाते हैं कंपाउंड में तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेटामरिज्म वाले आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। सो ग्रुप्स ओनली एग्जिबिट द मेटामरिज्म, बाकी दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट नहीं करते हैं। वी विल सी अबाउट टॉटोमरिज्म। सो व्हाट इज टॉटोमरिज्म? द फिनोमेना ऑफ रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इट इज नोन एज टॉटोमरिज्म। अभी अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन शो टॉटोमरिज्म। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है, ये मेरा OH, ठीक है। ये मेरा डबल बॉन्ड को जो लग के आता है हाइड्रोजन, दैट इज माय अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया। अभी इसने क्या किया कि ये H जो है, ये H रिप्लेस्ड हुआ और यहाँ पे इसने अल्कोहल बनाया। मतलब रिएक्शन से नहीं बनाया, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट। दिस इज एसिटल्डिहाइड और ये है मेरा विनाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4HO। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट स्टीरियोआइसोमरिज्म। तो स्टीरियोआइसोमरिज्म और व्हाट? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द ओरिएंटेशन। देखिए, मान लीजिए ये कार्बन है मेरा, ठीक है, ये H है, H है, H है, फिर ये C से जुड़ा है और ये C कोई अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है। अब ये जो एक कार्बन है इधर, हर एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। मतलब क्या? इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है वो ट्राइगोनल प्लेनर आता है। तो ये ऐसा एक उसके प्लेन में आएगा और दूसरा बाहर में की तरफ एक और एक पीछे की तरफ एक, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये इसका 3D ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है और होता ही है जनरली। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम है बट दे डिफर इन द 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम्स। वैसे टाइप के आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर एंड द फिनोमेनन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो लेट्स सी, स्टीरियो आइसोमर्स में 3 टाइप के जनरली आते हैं, जियोमेट्रिकल, कॉन्फॉर्मस और ऑप्टिकल।
और ऑप्टिकल के दो टाइप के पड़ते हैं, इनैंशियोमर्स और डायस्टेरोमर्स। ठीक है, तो हम एक एक करके ये सब देखेंगे। अभी हमको पता स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या था, स्ट्रक्चर डिफरेंट था, डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट स्टीरियो आइसोमर में क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, orientation, and the molecular formula will remain same, because if it is not same they will not form isomers itself. Okay, so let's see first one, geometrical isomers. तो geometrical isomerism मतलब क्या होता है कि along the plane, एक plane कंसिडर करते हैं हम जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच का जो प्लेन जाता है, उसके अलोंग एक साइड में अगर सेम ग्रुप होंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइसोमर हो गए, और उसके अपोजिट में होंगे दोनों सेम ग्रुप तो वो दूसरे टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्कीन वाला ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मेरा CH3 हो गया, दो अलग अलग पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, बट अलोंग दिस प्लेन, ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये या आप बोल सकते हो CH3 जो है ये सेम साइड में, बट अलोंग दिस प्लेन ये CH3 अपोजिट साइड में। तो ये दो टाइप के जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, क्योंकि जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट हो गया। यहाँ पे देखिए, और इनको बोलेंगे सीस आइसोमर। अगर दोनों भी ग्रुप्स सेम डायरेक्शन में है, सेम साइड में है प्लेन के, तो इसको बोलेंगे सीस आइसोमर। और अगर अपोजिट साइड में विल कॉल इट एज अ ट्रांस आइसोमर। The isomers in which two identical atoms or groups lie on the same side of the double bond is called cis isomer, and if they are on the opposite side it will be called as a trans isomer. The isomers in which two identical atoms or group lie on the opposite side of the double bond is called trans isomer. तो ये मेरा एग्जांपल हो गया ट्रांस का, ये हो गया cis का। तो ये क्या है, ब्यूट, यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन बोलेंगे हम। तो ये मेरा ब्यूट 2 इन है, और यहाँ पे देखिए सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर टाइप के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। तो इट डिस्क्राइब द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड सीस और ट्रांस आइसोमर। यही एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था ब्यूट 2 इन का, ठीक है। और इसका नेमिंग जब करते हैं, अगर हमको पता चले कि इसका ओरिएंटेशन कहाँ पे, ये अगर सेम साइड ऑफ द प्लेन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो हम उसको बोलेंगे सीस। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय हम इसके आगे प्रीफिक्स लगा देंगे सीस, और अगर ये अपोजिट साइड में तो हम लगा लेंगे ट्रांस। देन विल टॉक अबाउट न्यूमैन प्रोजेक्शन। व्हाई न्यूमैन प्रोजेक्शन? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्फॉर्मर्स विच आर द स्टेरियोमर्स। अभी हमने ज्योमेट्रिकल देख लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्फॉर्मर्स। तो उसके लिए हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हमको कॉन्फॉर्मर समझ में आता है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोजेक्शन है जो हम स्ट्रक्चर को पेपर में बनाते हैं तब एक प्रोजेक्शन यूज होता है जिसको बोलेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये प्रोजेक्शन जो रहता है ये मेरा क्या है, सी हॉर्स प्रोजेक्शन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा CH3 है, CH3 है और ये H है, फिर यहाँ पे वापस CH3 है, CH3 है और ये H है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन कैसा है, कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी मेरा जो CH3 है तो ये एक सेम प्लेन के अलोंग है, और एक दूसरे के मतलब एक दूसरे इनका ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप इसी स्ट्रक्चर को इस डायरेक्शन देखेंगे, कार्बन कार्बन के हेड ऑन से डायरेक्शन के देखेंगे, मान लीजिए आपकी आईज जो है ये यहाँ पे, तो मुझे क्या दिखेगा, कार्बन कार्बन दिखेगा, ये आगे वाला कार्बन और उसके पीछे वाला कार्बन ये दिखेगा। यहाँ पे CH3 दिखेगा, ये फर्स्ट वाला, और उसके जस्ट पीछे एक CH3 होगा जो कि मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरी जो आई है, मेरी जो आंख है ये यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ व्यू, ठीक है। तो वैसे वाले प्रोजेक्शन में जिसमें हम कार्बन कार्बन के अलोंग कोई चीज देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तब हमें मिलता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। सो लेट्स सी न्यूमैन प्रोजेक्शन। द मॉलिक्यूल इज व्यूड विद एट द कार्बन कार्बन हेड ऑन। द कार्बन नियरर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। मान लीजिए ये मेरा ये है और ये मेरा कार्बन है, ये में सीमैन प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं।
तो मान लीजिए मेरा ये CH3 है, वापस से वही ग्रुप निकालता हूँ, CH3H है और ये CH3 है, CH3 है और ये H है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कार्बन कार्बन हेड ऑन, दिस इज माई आई, ठीक है। तो फर्स्ट इट इज नियरर टू द आई और सेकंड इट इज अवे फ्रॉम द आई। तो कार्बन नियरर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, तो ये पॉइंट, ठीक है। और कार्बन अवे टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल, द रियर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल। तो ऐसा हम प्रोजेक्शन दिखाएंगे इसमें। और द लाइन रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल डिनोट द बॉन्ड ऑफ द कार्बन क्लोजेस्ट टू अस, ठीक है। ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला, इसके 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए सर्कल, ये सर्कल मेरा पहला कार्बन था, तो इससे लाइन निकलेगी जो दिखाएगा 3 बॉन्ड, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा मिथाइल है CH3, ये एक CH3 है और ये H है। और ये जो दूसरे बॉन्ड है, दूसरा जो कार्बन है, इसके जो बॉन्ड है, ये दिखाने के लिए हम निकालेंगे लाइन ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस से, ठीक है। और ये होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये मेरा CH3 यहाँ पे, ये H है और ये CH3 है, ठीक है। तो ऐसा वाले प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। सो those lines radiating from the circumference denote the bonds of the carbon of the farthest of us in staggered form or eclipse form. These are the forms of Newman projection जो कि मेरा कॉन्फॉर्मर्स बनाते। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है, इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, ये हम देखेंगे कॉन्फॉर्मर्स में। और इसका न्यूक्लियाई जो है, ये भी इन केस ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म, हाइड्रोजन और डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द न्यूक्लियाई 2.55 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होता है और यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डिस्टेंस जो है हाइड्रोजन के साथ ये कम हो जाता है। ये हम उनको इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म में पता चलेगा। सो लेट्स सी द कॉन्फॉर्मर्स। सो हमें यही पता करना था न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी डाइहेड्रल एंगल और एक चीज़ होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ये जो मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये है मेरा पॉइंट, जो पहला वाला कार्बन दिखेगा मुझे जस्ट विच इज वेरी नियर टू द आई, और ये दूसरा वाला कार्बन, यहाँ से 3 लाइन निकली, ठीक है, ये 3, ये 3। अभी ये दोनों के बीच में वाला एंगल जो है, मतलब पहले कार्बन का एक बॉन्ड और दूसरे कार्बन का दूसरा बॉन्ड, इन दोनों के बीच कुछ एंगल होगा जब आप इधर से देखोगे, ठीक है। तो दैट एंगल इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। और ये इक्लिप्स फॉर्म जो होता है कॉन्फॉर्मर्स, उसमें 0 डिग्री होता है। तो ये हम देखेंगे ये कैसे होता है। लेट्स सी conformers, a form of stereoisomers in which the rotation occurs along the carbon-carbon sigma bond. तो लेट्स सी, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है, ठीक है। ये है CH3, ये है H और ये है H, ठीक है। ये है CH3, ये है H, ये है H। अभी इसका कार्बन का ये ऑर्बिटल इसके अलोंग ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, ऐसे सिलेंड्रिकल होगी। तो इसमें अलोंग दिस बॉन्ड कार्बन का रोटेशन हो सकता है, इस वाले कार्बन का या इस वाले कार्बन का भी, ठीक है। तो जैसे कार्बन का रोटेशन होगा, तो ये जो ग्रुप्स है CH3 ये एक प्लेन में थे पहले, फिर थोड़ा सा प्लेन चेंज होगा और ये इनका जो बॉन्ड लेंथ है, मान लीजिए ये जो बॉन्ड है, इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। पहले ऐसे थे, मान लीजिए एक ही प्लेन में थे, और उसके बाद ये 3D में हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बॉन्ड है, ये मेरा थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है। तो ये CH3 पीछे चले जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कुछ एंगल बनेगा और दूसरा आइसोमर बनेगा। तो यही आइसोमर हम इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स, ओके। तो ये हमें सबसे बेस्ट कौन से स्ट्रक्चर में दिखेगा, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखेगा, इसलिए हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन पहले पढ़ा। सो लेट्स सी न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहाँ पे ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कौन सा कार्बन है, ये सी हॉर्स प्रोजेक्शन से पहले देख लेते हैं। ये मेरा कौन सा कार्बन है, इनिशियल, मतलब विच इज नियर टू आई, ये आई है, ठीक है। और ये सर्कल वाला कार्बन दूसरा है। अभी देखिए CH3 है यहाँ पे, जो रेडिएट हो रहा है पॉइंट से CH3, H और H और H। और ये उसके बाद जस्ट इसमें एंगल है कि कुछ यहाँ पे एक्चुअली ये फॉर्म कैसा है, मतलब ये CH3 के पीछे दूसरा CH3, मतलब इसके जस्ट उसी प्लेन में मेरा CH3 होगा, और हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में, मतलब ये दिखाता है जो दूसरा वाला कार्बन का जो बॉन्ड्स है, ये हम उसके अलोंग
क्लॉकवाइज दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा CS3 और दूसरा CS3 एक ही प्लेन में आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एंगल जो है एकदम 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाला कार्बन दूसरे वाले कार्बन को पूरा पूरा ढक ले रहा है, जिसको इक्लिप्स कर ले रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो फॉर्म रहेगा ये रहेगा मेरा इक्लिप्स फॉर्म। अगर 60 डिग्री रोटेशन हो गया, मान लीजिए ये रोटेशन हो गया, ये बॉन्ड का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसका 60 डिग्री रोटेशन हो गया, तो ये वाला मेरा कार्बन का ये जो बॉन्ड था और ये जो बॉन्ड था, ये CS3 एक प्लेन में थे, तो इन दोनों में क्या होगा, 60 डिग्री रोटेशन होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये मेरा इनिशियल कार्बन और ये मेरा पीछे वाला कार्बन, तो ये इसका एंगल ये वाला है, ठीक है। तो मैं अगर ये एंगल कंसिडर करूंगा तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा क्या बना, एक कॉन्फॉर्मर्स बना, मतलब आइसोमर्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, और पाई बॉन्ड को घुमाना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, बिकॉज इसकी ब्रेक नहीं हो पाता है, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, राइट। तो इसको बोलेंगे 60 डिग्री जब रहता है तो इट विल बी, वी विल कॉल इट एज अ स्टैगर्ड, ओके, स्टैगर्ड फॉर्म। और ये हो गया मेरा इक्लिप्स फॉर्म। तो ये दो हो गए कॉन्फॉर्मर्स, दैट इज स्टेरियो आइसोमर्स, ओके, एंड they are formed due to the rotation about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। अभी हम देखेंगे कॉन्फॉर्मेशन में। अभी देखिए रोटेशन कितना हुआ था, पहले बस 60 डिग्री से हुआ था, तो एक दूसरा कॉन्फॉर्मेशन बन गया था। तो हमें पता है कि अगर रोटेशन बहुत अलग अलग एंगल में होगा तो अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे, अलग अलग आइसोमर देगा। तो these isomers are formed by the rotation of carbon carbon that is sigma bond. The alkanes can have infinite number of bonds because ये मेरा पहले बस 0 डिग्री से 60 गया तो दूसरा आइसोमर बना। अब ये 30 डिग्री भी जा सकता है, 90 डिग्री भी जा सकता है, 180 डिग्री भी जा सकता है, 360 डिग्री जो कि 0 डिग्री के बराबर होगा। तो जितना नंबर ऑफ रोटेशन होगा, मतलब जितना एंगल होगा, उतना वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो अल्केन्स कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, येट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री। क्यों नहीं कंप्लीटली फ्री होगा, मान लीजिए ये CS3 है और ये मेरा CS3 है, ठीक है, ये दो ग्रुप यहाँ पे लगे। अगर इसको रोटेशन में है तो ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो तो अलाउ करेगा, बट ये जो यहाँ पे बॉन्ड्स है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके बीच में कुछ रिपल्शन चल रहा है, ठीक है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरा ये रोटेशन पॉसिबल होने के लिए रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे, तो ये कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। और दूसरी चीज आती है CS3 जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो इनका साइज भी है, तो ये एक प्लेन में आएंगे तो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, अगर ये दूर दूर जाएंगे तो ये थोड़ा स्टेबल होंगे, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसको हम बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। टॉर्शनल स्ट्रेन कब आएगा, जब मेरा कार्बन कार्बन बॉन्ड पेयर जब एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, देन में टॉर्शनल स्ट्रेन। और जब ड्यू टू द साइज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है, जो भी कार्बन से जुड़ा है उसके वजह से जो आएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। सो इट इज हिंडर्ड बाय स्मॉल एनर्जी बैरियर, of 1 to 20 kilojoule due to the weak repulsive interaction between the adjacent bonds. The repulsive interaction is called torsional strain, okay. Then we'll talk about the conformations of ethane. C2H6, हम यही बात कर रहे हैं, CCH है, ये डबल HH, ये सीमैन और हॉर्स प्रोजेक्शन मैंने निकाला। तो बॉन्ड विथ each carbon attached with the 3 hydrogen atom, keep one carbon atom stationary and rotate the other carbon atom around the carbon carbon axis. अभी ये फर्स्ट वाले कार्बन को हमने स्टेशनरी रखा और हमने इस बॉन्ड लेंथ के अलोंग रोटेशन चालू किया, ठीक है। Then this rotation result into infinite number of conformations, that is angle between these two hydrogen atom will change infinitely small, okay. तो बहुत स्मॉल चेंज में अगर करेंगे तो हमको इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। बट वी विल टॉक अबाउट द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म। बेसिकली हमको यही स्टडी करना है
इन्फाइनाइट नंबर ऑफ बनेंगे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म. सो however there are two extreme cases. One such conformation with hydrogen atom attached to the two carbon atom as close together as much as possible called conformation. Eclipse conformation मतलब जस्ट एक के पीछे एक आ रहा है. अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन से देख रहे तो ये कार्बन है, ये CH3 है, और ये दोनों मान लीजिए सेम ग्रुप है, तो जस्ट एक के पीछे एक आ रहा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है. तो क्या होगा, पहला वाला कार्बन दूसरे वाले कार्बन को पूरा ढक देगा, राइट. इट विल फॉर्म इक्लिप्स ऑन द सेकेंड कार्बन. तो यहां से बस मुझे एक ही कार्बन दिखेगा, दूसरा कार्बन तो दिखेगा नहीं, और ग्रुप्स भी नहीं दिखेंगे पीछे वाले. तो इससे ऐसे वाले कॉन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन. एंड अदर इन विच हाइड्रोजन आर एज फार एज पॉसिबल, इट इज नोन एज स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन और इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन दो कॉन्फॉर्मेशन होते हैं. स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सी हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन. सी हॉर्स मतलब ये वाले, और न्यूमैन प्रोजेक्शन मतलब ये वाले. तो ये दोनों तरीके से हम बता सकते हैं. तो डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म इज 180 डिग्री. ठीक है, ये कैसे होता है, मान लीजिए ये मेरा, हम देखते हैं पहले सी हॉर्स देखते हैं. CH3 है, ये मेरा H है, ये मेरा H है. देन अगेन ये कार्बन है, ये CH3 है, ये मेरा H है, ये मेरा H है. ठीक है, ये मेरा सी हॉर्स प्रोजेक्शन हो गया. ये मेरा कौन सा प्रोजेक्शन हो गया, मेरा इक्लिप्स प्रोजेक्शन हो गया. इसको हम अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाएंगे तो ये मेरा ऐसा आएगा CH3, और इसकी जस्ट सॉरी इधर से आएगा, ये लगेगा CH3, फिर ये H, ये H, और इधर H, और इधर H, राइट. ये स्टैगर्ड फॉर्म बना, सॉरी इक्लिप्स फॉर्म बना. और स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होगा, इनका रोटेशन जो होता है वो सीधा 180 डिग्री से होता है. मतलब ये मेरा आगे वाला कार्बन वैसे ही रहा. ठीक है, आगे वाले कार्बन का रोटेशन नहीं हो रहा है. रोटेशन किसका हो रहा है, पीछे वाले कार्बन का. ये जो CH3 था ये 180 डिग्री से घूम गया. ये H यहाँ पे गया, ये H यहाँ पे गया, ये H यहाँ पे गया. ठीक है, तो CH3 का देखिए कितना रोटेशन हो गया, 180 डिग्री से रोटेशन हो गया. और इस वाले केस में अगर सीमेन प्रोजेक्शन में अपन दिखाएंगे तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन तो वही रही है, इनिशियल पहले वाले कार्बन की, कार्बन विच इज नियरर टू द और आई, वो तो सेम रही. बट इस वाले केस में क्या हुआ, ये जो एक दूसरे के एकदम पीछे पीछे थे वो नहीं रहे, अभी उनके बीच में कुछ एंगल क्रिएट हो गया. वो जो दो बॉन्ड है CH3 के दो अलग अलग कार्बन के साथ, उनके बीच सीधा 180 डिग्री का एंगल तैयार हो गया, H H. तो हम डायहेड्रल एंगल जब 180 डिग्री रहेगा तो बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म है, और अगर ये 0 डिग्री रहेगा तो हम बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म है. तो दिस इज रेयर कार्बन, दिस इज नियर कार्बन. ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन अभी देखेंगे इनका दोनों का. H H. ठीक है, और ये मेरा पीछे वाला कार्बन था, ये आगे वाला कार्बन है. ठीक है, तो पीछे वाला कार्बन कौन सा है, ये जो सर्कल से बना हुआ है. आगे वाला कार्बन कौन सा है, ये जो पॉइंट के बाद ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन. क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये इसके जस्ट पीछे नहीं है, इक्लिप्स फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये इससे दूर है. ठीक है, तो इट विल फॉर्म स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस. एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम देखेंगे इक्लिप्स वाला. देखिए ये मेरा कौन सा है, नियरर टू द आई, और ये अवे फ्रॉम द आई. और यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो है ये पीछे वाले हाइड्रोजन को पूरा ढक ले रहा है, इक्लिप्स कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे वाले फॉर्म को मिलेंगे इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन. और यहाँ पे डिग्री कितना होगा, 0 डिग्री. ओके, द रिमेनिंग कॉन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन. उसके अलावा जितने भी कॉन्फॉर्मेशन मिलेंगे अलग अलग एंगल में उनको हम बोलेंगे स्क्यू कॉन्फॉर्मेशंस. So make a note that apart from the eclipse and staggered, the remaining conformations are called as skew conformations. Then relative stability of conformations. अभी देखिए मेरा कौन सा था, इक्लिप्स वाला, और मेरा था स्टैगर्ड. इनमें से कौन सा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू यू, कैन यू इमेजिन.
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इक्लिप्स में, एक के पीछे एक है, मतलब एक ही प्लेन में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के पीछे एक नहीं है, ये CH3 एक इसमें, तो ये 180 डिग्री में जाके यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। तो यही हमें यहाँ पे देखना है रिलेटिव स्टेबिलिटी में, कि staggered conformations are greater are much stable than eclipse conformation। और उसके बीच में जो भी आएंगे वो मेरे skew conformations होंगे। In eclipse conformation bonds are very close and have maximum repulsion. In staggered conformation bonds are maximum distant and have minimum repulsions. Now we'll talk about the optical isomers। ठीक है, optical isomers कैसे होते हैं, the isomers which rotate the plane of polarized light। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा प्लेन है पोलराइज लाइट का, मान लीजिए इनिशियल पहली लाइट है, ये कोई भी डायरेक्शन पे जा रही है, हमने इसको एक पर्टिकुलर प्रिज्म से पास किया, तो मेरा प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट ये आया। ठीक है, ये है। अभी क्या हुआ, अभी मेरा जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, इसके थ्रू हमने ये लाइट पास आउट किया। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स रहेंगे, आइसोमर्स रहेंगे, उनके थ्रू अगर ये पास किया ये लाइट, तो इनका प्लेन ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाएगा, उनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में थे और ये अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वैसे अगर कंपाउंड रहेंगे तो इनको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और उनको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो द ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर, ये कौन से रहते पर्टिकुलर जो आइसोमर्स रहेंगे, हम इसको कैसे पहचानेंगे। द आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर में दो टाइप के आइसोमर्स आते हैं, इनांशियोमर्स और डायस्टियोमर्स। ठीक है, तो इनांशियोमर्स में जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो रहेंगे बट नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंड अ मॉलिक्यूल और आयन दैट एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनांशियोमर इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड आर सेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं हमारा ये हैंड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड और मेरा राइट हैंड, दे आर द मिरर इमेज। ठीक है, ये राइट हैंड आपको ऐसे दिखेगा और लेफ्ट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का ऊपर नीचे का चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब आप मिरर इमेज कंसिडर करते हो, बट लेफ्ट गोज टू राइट एंड राइट गोज टू लेफ्ट इन केस ऑफ मिरर इमेज। तो ऐसा ही मिरर इमेज हमें ऑप्टिकल आइसोमर में दिखता है, इनांशियोमर में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वन ऑफ the two stereoisomer that are mirror image of each other and non superimposable। for example, हम लेंगे अभी ये वेज और डॉटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैसे रहता है, मान लीजिए ये कार्बन है मेरा, तो ये CH3 और COOH, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, तो ये CH3 और COOH एक ही प्लेन में है। ठीक है, इस कार्बन के ही प्लेन में, बट ये जो वेज वाला स्ट्रक्चर है, ये इट कमिंग टूवर्ड्स द व्यूअर, ये हमारे तरफ स्क्रीन से ऊपर उठ के बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये स्क्रीन के पीछे जा रहा है। सो ये मेरा 3D स्ट्रक्चर हो गया, और इसको बोलेंगे हम R+, ये लैक्टिक एसिड। अभी R+ क्यों बोलेंगे, और R और S ये दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये हम देखेंगे। उसके पहले देख लेते ये फॉर्म ऑफ इनांशियोमर है। क्यों, अगर इसका आप मिरर इमेज लोगे तो डिफरेंट मिरर इमेज मिलेगा और वो सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होगा, ये उसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो CH3 मेरा CH3 इधर आया, ये RCOH इधर आया, और OH का, और ये जो वेज और डॉटेड स्ट्रक्चर था, जो आउट ऑफ द प्लेन जो दो बॉन्ड जा रहे थे, दे वो सेम ही रहे। ठीक है, तो इसको, ये दोनों को बोलेंगे हम, ये सुपर इम्पोजेबल है क्या, दोनों नहीं है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, बट दे आर द मिरर इमेज। तो इसके वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, और इनको हम R और S ऐसे नाम देते हैं। ठीक है, R मेरा क्या होता है, R मेरा रेक्टस होता है, रेक्टस बोलते हैं हम इसको, और S जो है ये सिनिस्टर। ऐसे दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, दो टाइप के बेसिकली आइसोमर्स होते हैं इनांशियोमर्स में। ये कैसे होते हैं, R इज फॉर माई क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और राइट बोलेंगे अपन। ठीक है, और ये S स्टैंड फॉर लेफ्ट और बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप का अलोंग द कार्बन, ये मेरा दिखाता है S और R से। ठीक है, तो R क्या है, मान लीजिए हमको ये ग्रुपिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग उनका
प्रायोरिटी ऑर्डर लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक से मॉलिक्यूलर नंबर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर नंबर किसका है, इसका COOH, उसके बाद कौन सा आएगा मेरा OH 2 और उसके बाद आएगा 3। तो ओरिएंटेशन डायरेक्शन कैसे होगा, इस वाले डायरेक्शन में, तो ये कैसा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, इसीलिए हम इसको बोलेंगे R प्लस लैक्टिक एसिड। और इस वाले कंपाउंड में, S वाले कंपाउंड में देखिए पहले तो इसका होगा, फिर 2, फिर 3, और ये जो है डॉटेड स्ट्रक्चर ये पीछे है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करें, तो ये कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी आएगी एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की, तो वो S स्ट्रक्चर बनेगा, इनांशियोमर का S आइसोमर, और अगर वो क्लॉकवाइज आए तो R आइसोमर बनेगा। तो ये दो टाइप हो गए इनांशियोमर्स के। तो इनांशियोमर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनांशियोमर्स आर द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर उन जिसमें मिरर इमेज तो बनती है बट दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल, राइट। सो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डायस्टिरियोमर्स। अभी डायस्टिरियोमर्स में क्या होगा कि ये मेरा मिरर इमेज भी नहीं बनाएगा और ये सुपर इम्पोसिबल भी नहीं होगा, मतलब they will not form any mirror image and they will not be a superimposable. So these type of isomers or stereoisomers are called diastereomers. For example, अभी देखिए ये मेरा D थ्रोस, ठीक है, D थ्रोस, और इसका ही दूसरा अगर आप आइसोमर देखेंगे इसको D इरेथ्रोस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका देखूंगा ये मिरर इमेज है क्या, ठीक है, तो H तो इधर OH गया, ये गया, ये गया, ये दोनों तो इंटर कन्वर्ट हो गए, ठीक है, बट डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड O और H सेम ही ओरिएंटेशन है। अगर ये इधर जाता और ये इधर जाता तो हम बोल सकते हैं एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये मिरर इमेज है क्या एक दूसरे का, नहीं है। और ये सुपर इम्पोजिबल है क्या, नहीं है। अगर एक दूसरे के ऊपर रखे तो ये सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे। तो वैसे टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स को हम बोलेंगे डायस्टिरियोमर्स। तो ये डिफरेंट ये मेन फर्क होता है डायस्टिरियोमर्स और इनांशियोमर्स में कि इसमें ये मिरर इमेज रहेगा, इट विल फॉर्म मिरर इमेज, एंड बोथ केस में नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गए। अगर ये सुपर इम्पोजेबल हो गए तो ये आइसोमर्स इन्हें दिखाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स. So I hope you understand this. Thanks for watching EduFunday.